नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं टीम इंडिया की बैठक में जिस तरीके से तमाम दलों को अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है सीट शेयरिंग को लेकर। और तय ये हुआ है कि इस महीने के अंतिम तक सभी राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए और पब्लिक डोमेन में ये खुलकर आ जाना चाहिए कि किन सीटों पर किन को लड़ना है और कैसे लड़ना है। और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक हम लोग उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दें। ये बातें अब कार्य रूप लेना शुरू कर दिया है। बैठक के बाद जैसे ही सब लोग पटना पहुंचे, कल नीतीश की लालू यादव से मुलाकात हुई है और उस चंद मिनटों के मुलाकात में ही ये तय हुआ है कि हम लोग अब सीट शेयरिंग को लेकर बात को आगे बढ़ाएं और अंतिम रूप जल्द से जल्द दे दें। बात सीट शेयरिंग के लोकसभा की करें तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 20 सीटों पर आरजेडी के खाते में थी, लेकिन वो सारे के सारे 20 सीटें वो हार गए। कांग्रेस को 1 सीटों पर जीत मिली थी किशनगंज पे, बाकी सीटों पर वो हार गए थे। वामपंथियों की भी यही स्थिति हुई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिदृश्य पर अगर देखें तो 7 सीटों पर जदयू और आरजेडी आमने सामने था, जहां आरजेडी दूसरे स्थान पर थी। और लगभग उतने ही सीटों पर, 7-8 सीटों पर बीजेपी के साथ वो आमने सामने थे, जहां दूसरे स्थान पर थे। तो जो बातचीत का आधार बना है कि दोनों को समान रूप से सीट, मतलब 17-17 मिले, 16-16 मिले, जो भी हो वो दोनों एक तरह का बराबरी 50-50 रहेगा सीटों का। कांग्रेस को उसकी आधा, मतलब 6 सीट है तो 16 सीट, तो 8 नहीं तो 6 सीटों की बात रखिए, 6 से 8 के बीच। 2 सीटें में वामपंथियों को तय करने की बात हो रही कि 2 सीटें पर वामपंथी पार्टियां आपस में गठबंधन में हो तो वो 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ सके। लेकिन सीट बदलने पर भी बातचीत हो रही है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां वामपंथी उम्मीदवार खड़ा करने से कोई ज़्यादा फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा। उसमें एक आरा सीट भी है। आरा सीट को लेकर खबर ये आ रही है कि वो सीट जदयू चुनाव वहाँ से लड़ सकती है। भाकपा माले को दूसरे जगह सीट देने की बातचीत हो रही है, या फिर अगर लोकसभा टिकट को लेकर कुछ समस्याएं खड़ी होती हैं भाकपा माले को लेकर, क्योंकि अगर उनको सिवान शिफ्ट किया जाता है तो फिर सिवान की जो राजनीति है उस राजनीति में भी भाकपा माले को मुश्किल है उन सीटों को जीतना, क्योंकि जहां सीधी लड़ाई में वो हैं वहां एक अलग तरीके की गोलबंदी हो जाती है एवं पार्टी। वैसे आरा को अगर छोड़ते हैं तो सिवान की सीट उन्हें दी जा सकती है, ये खबर है। कांग्रेस को 6 सीटों पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस के मामले में दोनों की इच्छा ये है कि अधिकांश सवर्ण उम्मीदवार कांग्रेस की पार्टी से उतारा जाए। जैसे औरंगाबाद से निखिल जी को उतारा जाता है, सासाराम से मीरा कुमार को, बेगूसराय से कन्हैया को, किशनगंज मुस्लिम का सीट है ही, मुस्लिम को वो सीट ले रहे। 4 ये सीटें हैं। 2 जो अन्य सीटें जो देने की बात हो रही है, उन सीटों पर भी यही कोशिश हो रही है कि वो सवर्ण को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें। उसके अलावा जहां आमने सामने जदयू और आरजेडी था, जिन सीटों पर, जैसे दरभंगा की सीट पे जदयू आरजेडी, खबर ये आ रही है कि दरभंगा सीट एक्सचेंज होगा, वहाँ से जदयू चुनाव लड़ेगी। मधुबनी से आरजेडी चुनाव लड़ेगा। समस्तीपुर से जो बातचीत आ रही है, आरजेडी भी चाह रही है चुनाव लड़ना, और अगर झंझारपुर सीट जदयू लड़ती है तो फिर समस्तीपुर सीट आरजेडी कोटे से जा सकती है। और यही वजह है कि दोनों ऑप्शन नीतीश कुमार बनाकर रखे हैं कि अशोक चौधरी को समस्तीपुर का जिला प्रभारी बनाया गया है। भाई एक वहाँ पहले से महेश्वर हजारी हैं ही उनके उम्मीदवार। अब एक श्याम रजक की भी चर्चा हो रही है। श्याम रजक भी समस्तीपुर जिले में घूम रहे हैं कि आरजेडी से अगर होगा तो उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। समस्तीपुर जिला में रजक की वोट, हर गांव में आपको 2-4-5 परिवार रजक का है, तो एक एक्स्ट्रा 25-30 हज़ार 40 हज़ार वोट श्याम रजक के लड़ने से आ सकता है। ये चीज़ें महागठबंधन के वोटर जो है
अशोक राम लड़ते रहे, जितनी वोटें आती रही हैं उसमें 30-40 हज़ार वोट का ऐड हो सकता है श्याम रजक के लड़ने से। रजक वोट जो, वो रजक वोट भी बीजेपी का वोट है, वो वोट श्याम रजक को मिल सकता है और श्याम रजक कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इस तरीके से कई सीटों पर बातचीत हो रही है। बातचीत ये भी हो रही है कि अगर विवाद हुआ तो CPM CPI में से किसी एक वामपंथियों को मधुबनी से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, ब्राह्मण को खड़ा किया जा सकता है, ये भी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें अभी सिर्फ चर्चा में है, क्योंकि सीतामढ़ी से भी देवेश चंद्र ठाकुर की लड़ने की बात आ रही है, तो फिर वो कम्बिनेशन भी ना टूटे। सवर्ण के सीटों पर अगर कुछ ये स्थिति बनती है तो वो टूटे नहीं, इसका भी ख्याल रखा जाएगा कि भाई किस तरीके से। अब जैसे कन्हैया के भी लड़ाने की बात आ रही है कि कन्हैया को लड़ाया जाए बेगूसराय सीट से। नीतीश और टीम नीतीश की ये चाहत है कि लड़े। नीरज जैसे लोग कन्हैया के लिए लॉबिंग भी करते हैं कि भाई नहीं, कन्हैया को लड़ना चाहिए। और कन्हैया अगर बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ते हैं तो स्वाभाविक तौर पे एक अलग तरीके की राजनीति नैरेटिव सेट होगा बिहार में, जिसको तोड़ना बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। और भूमियार को तो समझते ही हैं कि भूमियार को अगर बेहतर नेता अगर कन्हैया दिख जाएंगे तो फिर भूमियार का वोट पलटते देर नहीं लगेगी। कोई ये पहली बार ऐसा थोड़ी हुआ कि सवर्ण में भूमियार राजपूत का वोटिंग का पैटर्न रहा है कि अगर उनको लगता है कि नहीं हमारा जो ये उम्मीदवार है वो राष्ट्रीय फलक पर बड़ा नेता बन सकता है चुनाव जीतने पर, तो वो विचारधारा के कौन कहें। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब वो अपने जाति के लोगों को वोट किए हैं। गिरिराज सिंह से नाराजगी है ही, ऐसे में कन्हैया को इसका भी लाभ मिल सकता है कि जो भूमियार पिछली बार ना के बराबर उनको वोट किया था वो इस बार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बातचीत शुरू हो गई है। और बिहार को लेकर जो टीम इंडिया है वो सबसे पहले चाह रहे हैं कि जैसे विपक्षी एकता की बैठक की शुरुआत बिहार से हुई, उसी तरीके से पहला राज्य भी बिहार बने। संयुक्त 1 कंस्टिट्यूएंसीज 1 उम्मीदवार का जो फार्मूला पर तैयारी चल रहा है उसकी भी घोषणा सबसे पहले बिहार से ही हो जाए। तो कल लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात का इसी कड़ी की शुरुआत आप मान सकते हैं कि 1 कंस्टिट्यूएंसीज 1 उम्मीदवार, प्रत्याशी, कैंडिडेट, उस पर बातचीत शुरू हो गई है। खबर ये आ रही है कि जगदानंद सिंह और उमेश जो जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन लोगों की जल्द बैठक होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन लोगों की इसी सप्ते में, आने वाले सप्ते में जल्द बैठक होगी। उन लोगों से राय ली जाएगी शुरुआती तौर पर कौन कितना सीट पर लड़ना चाहते हैं, कहाँ से लड़ना चाहते हैं, एक इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो जाए। और इसी सप्ताह आने कल से जो है इस पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि आप अपना अपना दावा दीजिए कि हमको कहाँ कहाँ सीट चाहिए, कितना सीट चाहिए, कौन कौन सा सीट चाहिए। दावा आने के बाद तो फिर चर्चा शुरू होगी। तो और हमें लगता है कि दावा के बाद ये बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। और जो जानकारी मिल रही है कि इस महीने के अंत तक बिहार इस देश का पहला राज्य हो सकता है जो 1 to 1 उम्मीदवारों को लेकर 1 सीट 1 कैंडिडेट को लेकर सहमति बनाते हुए उम्मीदवार की नहीं कंस्टिट्यूएंसीज की घोषणा कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी है और हमें लगता है कि इस पर नीतीश काफ़ी सीरियसली आगे बढ़ रहे हैं और अपने पार्टी के जो थिंक टैंक हैं उनसे भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, खास करके इक्वेशन को लेकर कि कास्ट का इक्वेशन ऐसा सेट किया जाए कि बीजेपी का उसका तोड़ निकालने में परेशानी हो सके और बीजेपी की घेराबंदी ऐसी की जाए कि वो उस घेराबंदी को तोड़ने में नाकाम ये रहे। क्योंकि देखिए माइक्रो लेवल पर इस बार बीजेपी भी पूरी तैयारी में है और उसकी तैयारी फिलहाल अभी देखें तो दोनों गठबंधन से ज़्यादा मजबूती के साथ ज़मीन पर काम कर रहा है। सारे पदाधिकारी उनके लगे हुए हैं उन चीज़ों को आगे बढ़ाने में। और ये स्थिति अभी महागठबंधन की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब टीम इंडिया के देखने की बात करें तो उस तरीके की चीज़ें नहीं आ रही है। ये बात है, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं उसमें क्योंकि देखिए अनुभव की बात करें तो नीतीश और लालू का हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर जो अनुभव है
वो शानदार का अनुभव है। कैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी को प्रभावित कर सकता है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी किस तरीके से चौथे कॉन्स्टिट्यूंसी को प्रभावित कर सकता है, और उसके लिए किस तरीके का कास्ट इक्वेशन बनाया जाए। हमें लगता है कि इसको लेकर लालू और नीतीश और सुशील मोदी, यही तीन ऐसे प्लेयर हैं जो जिसकी सानी नहीं है अभी बिहार की राजनीति में। तो दो एक तरफ है तो स्वाभाविक तौर पर पलड़ा वैसे भी भारी है, लेकिन अब इस बार बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि लड़ाई बड़ी शानदार होनी है, ये दिख रहा है। अब चुनौती यही है कि नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रख पाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा। क्योंकि नीतीश कुमार के वोटर अगर नीतीश कुमार के साथ रहे, और लालू के साथ लालू का वोटर तो रहा ही है, कई वर्षों से कोशिश हुई तोड़ने के, लेकिन एक खास प्रतिशत वोट वो ले ही आते हैं, वो रह गया। तो फिर समझिए कि एक एक सीट पर बीजेपी को जूझना पड़ेगा, ये भी तय मानिए कि एक एक सीट पे जूझना पड़ेगा। वैसे खबर ये भी आ रही है कि चिराग पासवान जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उसमें से अधिकांश सीटों पर नीतीश की दावेदारी होगी, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। चाहे वो जमुई हो, हाजीपुर हो, जहाँ जहाँ वो लड़ना चाहता है, जैसी लिस्ट सीट जारी होता है तो वो चीज़ें। टारगेट चिराग का नीतीश अभी भी है, उनकी राजनीतिक हैसियत को जिस तरीके से नीतीश ने जमींदोज कर दिया है, फिर भी वो जिस अंदाज में नीतीश पर हमलावर है, तो हमें लगता है कि एक आखिरी निशाने की तैयारी में नीतीश लगे हुए हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय मानिए कि जिस तरीके की राजनीति चल रही है और जिस अंदाज में 1 to 1 सीटों पर चर्चा हो रही है, आने वाले समय में इसका प्रभाव पूरे देश स्तर पर एक अलग तरीके से दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। संभावनाओं का खेल ऐसा है कि कभी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, हम भी महसूस करने की कोशिश करते हैं, हम भी थर्मामीटर लगाकर चीज़ों को टटोलते रहते हैं। आप भी उस थर्मामीटर के तपिश को महसूस कीजिए और बिहार की राजनीति बदल रही है इसका एहसास करिए। और 2024 का चुनाव दिलचस्प होगा। ये भी अब चीज़ें जिस तरीके से आगे बढ़ रही है पूरी तौर पर खुलकर सामने आ गया है।